का महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करेंगे। देखिए आप लोगों को आप लोग अगर इससे पहले 9, 8, 7, 6 करके 1 तक नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है इसमें। देखिए जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है इसमें है कि अफ्रीका महादेश के सीमा विस्तार को लिखे। अफ्रीका महादेश का सीमा विस्तार देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कि 51 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर से 17 डिग्री 35 मिनट, और ये कितना है, ये थोड़ा यहाँ ये हो गया डिग्री होगा पश्चिमी देशांतर एवं ये उत्तरी देशांतर। ये आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है, ऐसे लिख दीजिएगा। अटलांटिक महासागर उत्तर में भूमध्य सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर है। अब देखिए जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अफ्रीका महादेश में कितने देश हैं। जैसे देखिए आप एशिया में था वैसे ही अफ्रीका में कितने हैं, तो 56 देश हैं। अफ्रीका महादेश के विख्यात शहर देखिए, अफ्रीका महादेश के अगर विख्यात शहर का बात बोले तो कायरो, अलेक्जेंड्रिया, त्रिपली, खार्टूम, ये सब जो है वहाँ का क्या है, विख्यात देश मतलब शहर है, ये बहुत प्रसिद्ध शहर है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए सहारा मरुस्थल आबादी विहीन क्यों है। सहारा मरुस्थल जो है आबादी विहीन क्यों है। उत्तर एटलस पर्वतमाला दक्षिण में पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। क्या है सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। सहारा मरुस्थल में बीच में हारागर एवं टिबेस्टी मालभूमि दिखाई देती है। अत्यंत सूक्ष्म एवं रूखा होने के कारण यहाँ पर आबादी नहीं पाई जाती। यहाँ पे क्या होती है, आबादी नहीं पाई जाती है, इसीलिए देखिए। उसके बाद है नील नदी के मिस्र के मरु प्रदेश हरा भरा क्यों था। एक्चुअली है क्या, नील नदी के कारण क्यों ये मिस्र का मरुभूमि जो वह हरा भरा क्यों है। तो देखिए सहारा के मरुस्थल में पूर्व में नील बहती, मतलब नील नदी बहती है। यह नदी अफ्रीका के मध्य भाग में निकलकर अपने जला राशि से मिस्र मरुभूमि को हरा भरा रखती है। उसके बाद देखिए कांगो नदी के बहने से घना जंगल हरा भरा क्यों रहता है। कांगो नदी जो बहती है इसके कारण क्यों हरा भरा रहता है। तो इसको देखिए ऐसे देख सकते हैं आप लोग। देखिए निम्न रेखा के आसपास कांगो नदी बहती है जिसके कारण इस क्षेत्र में घना जंगल पाया जाता है और यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होने के कारण सदाबहार के घने जंगल भी पाए जाते हैं और यह सदा हरा भरा होता है। इतना लिख दिया तुझा। भेड़ किसे कहते हैं। अब देखिए भेड़ किसे कहते हैं, उच्च मालभूमि जहाँ घास में हरे भरे पाए जाते हैं उसे भेड़ कहते हैं। देखिए मैदान में घास जो है हरे भरे रहते हैं, मैदान में पाए जाते हैं उसे भेड़ कहते हैं। उसके बाद देखिए पूर्वी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली क्यों बना है। ग्रेट रिफ्ट वैली क्यों बना है, ग्रेट रिफ्ट वैली क्यों बना है। देखिए पूर्वी अफ्रीका की प्रकृति कुछ अलग ही है। भूकंप यहाँ पे भूकंप होने के कारण मिट्टी में दरार पड़ जाती है। दरारों के दोनों हिस्से के बीच जमीन बैठ जाती है जिसके फलस्वरूप आकार की घाटी ग्रेट गिफ्ट वैली बन जाती है। यही कारण है कि इसको ग्रेट गिफ्ट घाटी बन जाती है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए अफ्रीका के 5 नदी के नाम एवं लंबाई लिखो। देखिए तो मैं क्या किया हूँ, बुक से डायरेक्ट दे दिया हूँ। नील नदी का लंबाई है, देखिए कांगो नदी का, नाइजर नदी का, और क्या है जम्बोसी नदी का लंबाई है, और जिन्ना के नदी का। ये देखिए सबका लंबाई दिया हुआ था। इस प्रकार आप लोग कर भी सकते हैं कि ये लंबाई दिया हुआ है, इससे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए है कि नील नदी के बारे में आप क्या जानते हो। नील नदी के बारे में क्या जानते हो। देखिए सिर्फ अफ्रीका ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी नील नदी है। अफ्रीका में जल प्रवाह के प्राय 10 भाग जल नील नदी से ही प्रवाहित होती है। 2 प्रधान धारा को इस नदी ने तैयार किया। एक धारा को व्हाइट नील जिसका उद्गार प्रसिद्ध बुरुंड मालभूमि से हुआ है, इसकी जलधारा नील है जिसका उद्गार यूथोपिया की उच्च भूमि से है।
अब देखिए नील नदी भूमध्य सागर के मुहाने पर विशाल द्वीप तैयार करता है। मिस्र के अधिकांश लोग नील नदी के लिए के किनारे कृषि कार्य पशुपालन निवास करते हैं। खाम, आशोपना, लश्कर, क्या लसाकर, कायरो इत्यादि नदी नदी नील नदी के किनारे बसा हुआ प्रसिद्ध शहर, ये सब प्रसिद्ध शहर है जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद देखिए कांगो नदी के बारे में क्या जानते हो? कांगो नदी के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो देखिए अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी है। इसका प्रवाह पश्चिम की ओर है। लंबाई में नील नदी के से छोटा होने के बावजूद जल प्रवाह काफी पर्याप्त होता है। अफ्रीका के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कांगो नदी की उत्पत्ति हुई है। प्रतिदिन पर्याप्त जल कांगो नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर में जाती है। उसके बाद देखिए मेघृति कांगो नदी के जल प्रवाहित होने वाले क्षेत्र में बहुत गहरी घाटी का निर्माण होता है। जम्बिया का उत्तर प्रांत ही इस नदी के उद्गार स्थल है। प्राय एक ही जगह से पूर्व की ओर से जम्बोसी नदी का सृष्टि हुई है। किसांगनी और वान डाका, किनसाना, ज्ञानफिल इत्यादि कांगो नदी के किनारे विकसित होते हुए बड़ा शहर है। अब देखिए सवाना जो है, ये सवाना के घास का मैदान के बारे में क्या जानते हो? देखिए भूमध्य क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण में वर्षा कम होती है। ये वर्षा क्या होती है? कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में और अधिक वर्षा होती है। प्रति वर्ष 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मरुभूमि की तरफ वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है। पूरी तरह से गर्मी और कम वर्षा के कारण यहाँ पेड़ पौधे की संख्या कम होती है। इसके बदले यहाँ घास के लंबे मैदान दिखाई पड़ते हैं। तो इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेल्ट के बारे में क्या जानते हो? अफ्रीका महादेश के दक्षिण की ओर कालाहारी मरुभूमि और भारत महासागर किनारे क्षेत्र में शीतकाल में बहुत अधिक ठंडा पड़ती है। ग्रीष्म काल में पर्याप्त गर्म, पर्याप्त शीत। ग्रीष्म में पर्याप्त तापक्रम के बीच फर्क काफी ज्यादा नहीं होती है। यहाँ पर मरु क्षेत्र से ज्यादा वर्षा होती है। ऊंचे पहाड़ के ढाल पर पलकर उड़ीलो से पेड़ दिखाई पड़ते हैं। इस भूमि में हरा घास दिखाई पड़ती है। इस घास भूमि को बेल्ट कहते हैं। इस घास भूमि को क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं। अब देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मिस्र को नील नदी का दान क्यों कहा जाता है? मिस्र को जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर ही लीजिएगा, ये आएगा ही। मिस्र को नील नदी का दान क्यों कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जो मिस्र जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता जिसके बारे में हम जानते हैं, सभ्यता के विकास के लिए नील नदी का जल बहुत ही जरूरी था। इसी कारण प्राचीन मानव जो लोग थे वो यहाँ पे आकर के निवास करते थे। जैसे सभ्यता ज्यादा करके नदी के किनारे बसे हैं। नदी प्रवाहित होने वाले क्षेत्र अफ्रीका महादेश के महत्वपूर्ण है। मिस्र देश नील नदी के देन से लाभान्वित हुई है। नील नदी नहीं होती तो मिस्र देश भी नहीं होता, बल्कि सहारा मरुभूमि का अंग हो जाता। कृषि, पशुपालन, जल सिंचाई, जल विद्युत, परिवहन और अर्थनीति के समृद्धि के क्षेत्र में नील नदी का अवदान भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ मिस्र की जो कुछ भी समृद्धि हुई है वह नील नदी के जल से ही हुई है। इसके कारण मिस्र को नील नदी का दान भी कहते हैं। उसके बाद देखिए है कि विश्व का सबसे बृहत्तम उष्णभूमि का नाम क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यह है सहारा है। अब आता है अर्घ किसे कहते हैं? तो देखिए अर्घ के बारे में अब हम लोग जानेंगे। देखिए बालू का अस्ताप जमा होकर छोटा पहाड़ जैसा निर्माण करता है उसे अर्घ कहते हैं। देखिए हमादा किसे कहते हैं? जिस अर्घ में पत्थर के कण अथवा बालू के अस्तित्व
आँखों से सॉरी यहाँ पे आँखों हो जाएगा से नहीं दिखाई पड़ती उसे हमादा कहते हैं। घाटी किसे कहते हैं? देखिए जो घाटी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि घाटी किसे कहते हैं। सहारा के सबसे अधिक नदी की उत्पत्ति एटलस पर्वत पर्वत और मध्य भाग के उच्च भूमि से उद्गम हुई है, लेकिन अधिकांश नदी सूख जाती है। सूखी नदी के भाग को ही घाटी कहते हैं। अब देखिए रेक किसे कहते हैं? जिस क्षेत्र में बालू के साथ पत्थर के टुकड़े एक साथ मिलकर रहते हैं उसे रेक कहते हैं। उसके बाद देखिए सहारा मरुस्थल में खानाबदोश मतलब सहारा मरुस्थल में खानाबदोश भोजन क्या है? देखिए खानाबदोश ऊंट का समूह घोड़ा बकरी को लेकर घूमते हैं। पशुओं का दूध और मांस इसका प्रिय खाद्य है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए सहारा मरुस्थल के खनिज संपदा के बारे में क्या जानते हो? खनिज संपदा के बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में लिखना है। तो देखिए इसमें लिख सकते हैं कि खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस लीबिया और अल्जीरिया में पाया जाता है। इसके अलावा नमक यहाँ पर नौकर कोयला लोहा पाया जाता है, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ पर खनिज संपदा निकालना काफ़ी कष्टदायक है। ऊँट सहारा वासियों के यातायात का प्रधान माध्यम है। मरुभूमि में समूह बनाकर जब ऊँट चलते हैं तो उसे कारवा कहते हैं। करवा कहते हैं मतलब कि समूह बना करके जब चलता है ऊँट को लेकर के उसे करवा कहते हैं। लेकिन वर्तमान पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान समय में पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। खनिज क्षेत्र के उन्नति के लिए बंदरगाह का निर्माण, खनिज क्षेत्र का उन्नति हो सके उसके लिए क्या किया जा रहा है? वहाँ पे बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है ताकि आवागमन में सहायता मिले। अब देखिए सहारा मरुस्थल के पेड़ पौधे के बारे में क्या जानते हो? देखिए सहारा मरुस्थल का पेड़ पौधा कैक्टस जैसे पेड़ देखे जाते हैं। वहाँ सहारा मरुस्थल में अगर देखिएगा तो कैक्टस जैसे पेड़ देखने को मिलता है। लेकिन मरुद्यान के आसपास अब देखिए क्या होता है, आसपास घास खजूर इत्यादि पौधे हैं। मरुद्यान में थोड़े से जल में ही मकई ज्वार बाजरा की खेती होती है। मरुद्यान के किनारे जो लोग खेती करते हैं और जो लोग मरुस्थल में पशु का समूह विशिष्ट ऊँट को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं चले और की खोज में घूमते रहते हैं, उसे ही खानाबदोश कहते हैं। इसे ही खानाबदोश कहते हैं। देखिए खानाबदोश मरुभूमि के बारे में भी लिख दीजिएगा, खानाबदोश के बारे में लिख दीजिएगा। इतना लिख दीजिएगा तो बहुत है। अगली वीडियो में देखिए अगला चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे।